पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशि निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। श्रीवीरस्वामिने नमः। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। प्राकृत भाषा का सामान्य बोध को सुनने वाले सभी बंधुजनों को सादर जय जिनेन्द्र। हम लगभग 4 दिन से प्राकृत भाषा का सामान्य बोध प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें हमने मुख्यतः प्राकृत के स्वर, प्राकृत के व्यंजन और व्यंजन में भी संयुक्त व्यंजन, असंयुक्त व्यंजन परिवर्तनों को देखा और इसके साथ साथ हमने संधि के बारे में भी कुछ ज्ञान किया। यानी प्राकृत में 3 प्रकार की संधियां होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और अव्यय संधि। तो इन 3 संधियों के बारे में हमने चर्चा की। आज हम फिर से प्राकृत भाषा का सामान्य बोध के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम स्वरागम की चर्चा करेंगे। इसके बारे में हमने थोड़ा सा आपको पहले बता दिया था जब हमने संयुक्त व्यंजन परिवर्तन को पढ़ा था और बताया था कि प्राकृत में संयुक्त व्यंजन परिवर्तन की 3 स्थितियां होती है। पहली स्थिति है प्राकृत में संयुक्त व्यंजन में से एक व्यंजन का लोप करके शेष बचे हुए व्यंजन को द्वित्व कर दिया जाता है और द्वित्व व्यंजन यदि महाप्राण, दोनों ही शब्द महाप्राण हैं, तो एक को अल्प प्राण कर दिया जाता है। इसी प्रकार दूसरा जो भिन्न वर्गीय संयुक्त व्यंजन की स्थिति होती है, उसमें भिन्न वर्गीय संयुक्त व्यंजन को कोई दूसरा ही व्यंजन आदेश कर दिया जाता है। जैसे सत्य में य को च आदेश कर दिया और द्वित्व करने से सच्च शब्द बना। और तीसरी स्थिति हमने आपको बताया था संयुक्त व्यंजन को सरल व्यंजन बना देना, उसी को ही प्राकृत में स्वरागम कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में एक व्यंजन य, र, ल, व और ह हो या अनुस्वार या अनुनासिक हो तो उन्हें स्वर भक्ति के द्वारा, स्वर भक्ति में अ, ई और उ में से किसी भी एक स्वर का आगम कर दिया जाता है और उसे सरल व्यंजन बना दिया जाता है। इस स्वरागम को स्वर भक्ति, विप्रकर्ष, विश्लेष, स्वर विक्षेप आदि अनेक नामों से जाना जाता है। यथा अ का आगम, एक यहाँ पे अ का आगम को दिखाया है, और भी अनेक आगम होते हैं। क्योंकि हमें थोड़े रूप में एकदम सामान्य अवबोध के रूप में प्राकृत भाषा को पढ़ना है, इसलिए हम पूरी तरह से नहीं जाएंगे, क्योंकि आचार्य हेमचंद्र ने इन स्वरागम को विस्तार से वर्णन किया है, उन्होंने विस्तृत रूप से बताया है। हम यहाँ पे केवल एक अ का ही उदाहरण बताएंगे, उसके अतिरिक्त आप आगे और पढ़ते जैसे ही आपको और इच्छा होगी और समझने का प्रयत्न करेंगे, आप आचार्य हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण को पढ़ेंगे तो निश्चित ही आप पूरी तरह से प्राकृत को समझ पाएंगे। यहाँ एक अ का आगम का उदाहरण दिया है, जिसके लिए आचार्य हेमचंद्र ने एक सूत्र दिया है, स्नेहाग्न्योर्वा। स्नेहाग्न्योर्वा, स्नेह और अग्नि, इन 2 शब्दों में अंतिम व्यंजन से पूर्व आकार का आगम विकल्प से होता है। सब विकल्प से प्राकृत में सामान्यतया जितनी भी प्रवृत्तियां होती हैं, जितने भी आदेश होते हैं, वो सारे के सारे विकल्प से होते हैं। यानी बहुलम का प्रयोग सभी जगह होता है। यथा स्नेह शब्द है, स्नेह शब्द में स और न के बीच में अ ला देने से शब्द बन गया स्नेहो। और विकल्प से करेंगे, नहीं करेंगे तो आदि में आदि में संयुक्त व्यंजन प्राकृत में होता नहीं है, स का लोप कर देंगे, स का लोप करके न को न कर देंगे, शब्द बन जाएगा नेहो या नेहो। क्योंकि आदि में न को न विकल्प से होता है, इसलिए नेहो भी बनेगा और नेहो भी बनेगा। इसी प्रकार अग्नि ही शब्द है, अग्नि में ग और न के बीच में अ ला देंगे तो शब्द बन जाएगा अगणी। अगणी, इसमें थोड़ा अशुद्ध लिखा गया है तो हम शब्द बनाएंगे अगणी, तो अग्नि का बन जाएगा अगणी। तो इस प्रकार स्वरागम का बहुत विस्तार से ई का भी आगम होता है, उ का भी आगम होता है, आ का भी आगम होता है। इन सब का उदाहरण आचार्य हेमचंद्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में दिया है।
जिसे हम पढ़ करके अच्छी तरह से स्वरागम के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतया हमने प्राकृत के स्वर, व्यंजन, संधि, स्वरागम इन सबको सूक्ष्म रूप विंचित रूप में हमने इसको जाना है। अगर हमें प्राकृत को पूर्णतया जानना है तो हमें विभक्ति एवं कारक, विभक्ति एवं कारक, कारक तथा शब्द रूप के प्रत्यय, धातु रूप के प्रत्यय और वाक्य कैसे बनाते हैं इनको भी जानना जरूरी है। अर्थात जब तक हम शब्द रूप और धातु रूप को नहीं जानेंगे, शब्द रूप और धातु रूप को जानना आवश्यक है, क्योंकि शब्द रूप और धातु रूप को जानने के बाद ही हम प्राकृत में प्रवेश, पूर्णतः प्रवेश कर सकते हैं। प्राकृत को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। जो प्राकृत साहित्य है, जैनागम है, पाली प्राकृत है, इन सबको हमें पढ़ना है तो धातु के प्रत्यय और शब्द के प्रत्ययों को जानना है, शब्द रूपों को और धातु रूपों को याद करना है। तो प्राकृत में विभक्ति एवं कारक के बारे में हम पढ़ेंगे। प्राकृत में 6 ही कारक होते हैं और 6 ही विभक्तियां होते हैं। संस्कृत में 7 कारक होते हैं। संस्कृत में 7 कारक होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करने से, द्वारा, साधन, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध और अधिकरण, ये 7 होते हैं। लेकिन पहले मैंने आपको बताया था कि प्राकृत में जैसे द्विवचन नहीं होता है, वैसे ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आप नमो अरहंताणम बोलते हैं, तो नमो संस्कृत आपने पढ़ी होगी तो आप जानते हैं नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। और अरहंताणम, अगर आप शब्द रूप को, प्राकृत के शब्द रूप को याद कर लेंगे तो आप देखेंगे अरहंताणम ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप है। तब प्रश्न होगा यहाँ षष्ठी विभक्ति कैसे हो गई? क्योंकि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जो संस्कृत में होती है वही प्राकृत में है, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति। तब आचार्य हेमचंद्र ने कहा प्राकृत में चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है, तो हमें चतुर्थी के स्थान पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार ये विभक्ति के बारे में आप देख रहे हैं। कर्ता ने, कर्म को, करने से, द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में, पर। अब हमें शब्द रूपों के जो प्रत्यय होते हैं, संस्कृत में भी शब्द रूपों के प्रत्यय होते हैं, धातु रूपों के प्रत्यय होते हैं, उसी प्रकार प्राकृत में भी शब्द रूपों के प्रत्यय होते हैं। तो हम आपको जो शब्द रूप के प्रत्यय बताएंगे वो सिर्फ पुलिंग, पुलिंग के, और पुलिंग में भी अकारांत के प्रत्यय मुख्यतया यहाँ बताएंगे, क्योंकि प्राकृत अकारांत के ही शब्द ज्यादा होते हैं। यद्यपि स्त्रीलिंग के भी शब्द हैं, नपुंसकलिंग के भी शब्द हैं, उन सब के बारे में भी हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमको समझ में आता जाएगा। और दूसरी बात, केवल शब्द के प्रत्यय में केवल पुल्लिंग के प्रत्यय बताने का कारण ये भी है, कुछ प्रत्ययों को छोड़ करके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सभी में इन्हीं प्रत्ययों का ही उपयोग होता है, लगभग इन्हीं प्रत्ययों का उपयोग होता है। इसलिए अगर हम शब्द रूप के प्रत्यय पुल्लिंग का याद कर लेते हैं तो हमें आगे सारे प्रत्ययों को सीखने में कोई ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। तो सबसे पहले है प्रथमा विभक्ति। संस्कृत में प्रथमा विभक्ति में सी होता है, तो यहाँ एक वचन और बहुवचन दो ही होगा, द्विवचन होगा नहीं। संस्कृत की भांति द्विवचन का प्रयोग नहीं होगा, हम द्विवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करेंगे। अतः एक वचन और बहुवचन। एक वचन में शब्द होगा, शब्द के साथ ओ का प्रयोग करेंगे, यथा जिन शब्द है उसका बनेगा जीर्णो। और बहुवचन में विभक्ति का लोप हो जाएगा और दीर्घ हो जाएगा, जीर्णो फिर बन जाएगा जीर्णा। अब द्वितीय विभक्ति में विभक्ति को हम अनुस्वार कर देंगे, विभक्ति को हम अनुस्वार कर देंगे तो बन जाएगा जीर्णम। बहुवचन में एक वचन की तरह ही है, बहुवचन में प्रथमा विभक्ति की तरह ही है, जीर्णा विभक्ति लोप और दीर्घ कर देंगे तो जीर्णा बन जाएगा। तृतीय विभक्ति में ए और न या णम का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, जीर्णेण, जीर्णेणम। और बहुवचन में ए के साथ ही, हिम, हिम ये प्रत्यय लगा देंगे तो जिणे ही, जिणे हिम और जिणे हिम।
एक है अनुस्वार और दूसरा है चंद्र बिंदु। एक है सामान्य ही, दूसरा है अनुस्वार वाला ही और तीसरा है चंद्र बिंदु वाला हिम। तो ये तृतीया विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति प्राकृत में होती नहीं। अब पंचमी में तो, ओ, ही, हिंदो, तो रूप बन जाएगा जिणत्तो, जिणाओ, जिणाहि, जिणाहिंतो। इसी प्रकार बहुवचन में भी जिणत्तो, जिणाओ, जिणाऊ, जिणाहिंतो, जिणासुनतो। यहाँ सुनतो एक बढ़ जाएगा। अब षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में पुल्लिंग में स प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। स प्रत्यय का प्रयोग करने से जिणस्स। और बहुवचन में शब्द होगा, शब्द के साथ आ लगा देंगे, ण या णम प्रत्यय लगाएंगे, तो शब्द बन जाएगा जिणाण या जिणाणम। अब संबोधन, साथ में संबोधन भी होता है। संबोधन में विभक्ति का लोप हो जाएगा और ओ हो जाएगा। तो हे जिण, एक तो हे जिण बनेगा और दूसरा बनेगा हे जिणो। प्रथमा विभक्ति की तरह ही हो जाएगा। एक तो हे जिण, दूसरा हो जाएगा हे जिणो। बहुवचन में प्रथमा विभक्ति बहुवचन की तरह ही होगा, तो हे जिणा ऐसा हो जाएगा। तो ये है विभक्ति के प्रत्यय। अब है धातु के प्रत्यय। विभक्ति का प्रत्यय बताते हुए कैसे शब्द बन जाएंगे, कैसे हम रूप चलाएंगे, ये भी आपको हमने बताया। अब धातु के प्रत्यय। धातु बहुत सरल है प्राकृत में। अगर हम एक एक बस प्रत्यय याद कर लें, वर्तमान काल के, आज्ञा के, भविष्य काल के और भूतकाल के, तो हम अच्छी तरह से प्राकृत के धातु रूपों को याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले है वर्तमान काल। वर्तमान काल में भी एक वचन और बहुवचन होगा, और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, जैसे इंग्लिश में होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष को कहते हैं फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष को कहते हैं सेकेंड पर्सन और थर्ड पुरुष को कहते हैं प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष एक वचन में ई या ए लगाएंगे। बहुवचन में ती, ते, इरे, तीन में से कोई भी लगा सकते हैं। मध्यम पुरुष में सी और से दोनों लगा सकते हैं, और बहुवचन में इत्था। उत्तम पुरुष में आ प्लस मी और बहुवचन में आ प्लस मो। इसका रूप बन जाएगा, हम एक धातु ले लें, जैसे पौध, संस्कृत में होता है पौठ। आपने ठोढ़ सूत्र पढ़ा था, ठ को ढ हो जाता है प्राकृत में, तो पठ को, और हलंत प्राकृत में रहता नहीं है, या अ हो जाएगा, तो धातु पूरा बन जाएगा पौढ़। पढ़, पढ़ में ई लगा देंगे, पढ़ई। बहुवचन पढ़ंती या पढ़ंते, पढ़ीरे। मध्यम पुरुष बन जाएगा पढ़सी, पढ़िथा। उत्तम पुरुष एक वचन में पढ़ामी, पढ़ामो। ये हो गया वर्तमान काल का प्रत्यय। अब है आज्ञार्थक। साथ में भूतकाल भी बता दूं। प्राकृत में भूतकाल बहुत सरल है, एकदम सरल है। प्राकृत में कोई भी धातु आ जाए, प्रथम पुरुष हो, उत्तम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो, किसी भी प्रकार का कोई भी धातु हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, सब जगह या तो ईय लगा दो, सी लगा दो, ही लगा दो, हिय लगा दो, चलेगा। जैसे पौढ़ धातु है, पौढ़ धातु के लिए प्रथम पुरुष में आ जाएगा। प्रथम पुरुष में एक वचन, बहुवचन में भी एक वचन में भी पढ़ीय, बहुवचन में भी पढ़ीय। मध्यम पुरुष में एक वचन में भी पढ़ीय, बहुवचन में भी पढ़ीय। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में भी पढ़ीय, पढ़ीय। सी, ही, हिय ये स्वरांत धातु के साथ लगते हैं। जैसे ठा, ठा धातु ठहरने के अर्थ में है, तो ठा को ठासी, सो ठासी, ते ठासी, तुमम ठासी, तुम्हें ठासी, अहम ठासी, अम्मे ठासी। अर्थात वह ठहरा, वे सब ठहरे, तुम ठहरे, तुम सब ठहरे, हम ठहरे, हम सब ठहरे। प्राकृत में ये भूतकाल का प्रत्यय बहुत ही सिंपल, सीधा है। सभी वचनों में, सभी पुरुषों में एक जैसे ही होंगे। अब है आज्ञार्थक। हम किसी को आज्ञा देते हैं, खुद के लिए भी आज्ञा देते हैं। आज्ञार्थक में एक वचन, बहुवचन, वही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एक वचन में उ, बहुवचन में तु।
एक वचन मध्यम पुरुष एक वचन में सु या ही लगा सकते हैं, बहुवचन में ह। उत्तम पुरुष में मु और मो, बहुवचन में मो। यथा पढ़ऊ पढ़न्तु, पढ़सु पढ़हि पढ़ः, पढ़मु पढ़मु, पढ़मु अर्थात सो पढ़ऊ ते पढ़न्तु, तुमं पढ़सु तुम्हें पढ़ः, अहम पढ़मु अम्मे पढ़मु। ये हो गया वर्तमान भूतकाल और आद्यार्थ। अब है भविष्यत काल। भविष्यत काल के लिए बहुत सरल है। भविष्यत काल में जो वर्तमान काल का प्रत्यय है, वर्तमान काल के प्रत्यय से पहले हमें ही लगा देना है। वर्तमान काल के प्रत्यय के साथ हमें ही लगाना है और धातु में भी ई प्रत्यय लगाना है। ई का विकिरण करना है, प्रत्यय नहीं, ई का विकिरण करना है। यथा पढ़ शब्द है तो पढ़ में हम करेंगे पढ़ी ही, पढ़ी हिंदी। सबसे पहले है प्रथम पुरुष का प्रत्यय ही ई, हिंदी, ही सी, हिथा, ही मी, हामो। बहुवचन में हामो हो जाएगा। प्रथम पुरुष एक वचन में ही ई, बहुवचन में हिंदी। मध्यम पुरुष एक वचन में ही सी, मध्यम पुरुष बहुवचन में हिथा। उत्तम पुरुष एक वचन में ही मी, उत्तम पुरुष बहुवचन में हामो। तो इसका रूप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सो पढ़ी ही, वह पढ़ेगा, वे दोनों या वे सब पढ़ेंगे। ते पढ़ी हिंदी, ये हो गया प्रथम पुरुष। अब है मध्यम पुरुष। तुम पढ़ोगे, तुमम पढ़ी ही सी, तुम्हें पढ़ी ही था, हित था, बहुवचन में पढ़ी हित था। उत्तम पुरुष में मैं पढ़ूंगा, अहम पढ़ी ही मी, हम सब पढ़ेंगे, अम्हे पढ़ी हामो। इसी प्रकार जितने भी धातु आए, कोई भी धातु हो, पढ़, हस, गच्छ, लीह, गम, सय, जितने भी धातु हैं इन सबके साथ वर्तमान काल का प्रत्यय लगा दें, आज्ञार्थक प्रत्यय लगा दें, भूतकाल के प्रत्यय लगा दें और भविष्यत काल के प्रत्यय लगा दें। क्योंकि जैसा कि पूर्व में मैंने आपको बताया था, प्राकृत में आत्मनेय पद परस्मय पद का कोई भेद नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है। बहुत सरल है प्राकृत में, न कोई गण अलग अलग गण होते हैं, न 10 लकार होते हैं, कुछ भी नहीं होता है, कोई जटिलता नहीं है। प्राकृत के धातु के प्रत्यय को याद कर लें और सभी धातुओं को समझ लें। मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए बता दूं, प्राकृत में धातु के 2 प्रकार होते हैं, अकारांत और स्वरांत। अकारांत अर्थात संस्कृत में जिसे व्यंजनांत धातु कहा जाता है, उसी को प्राकृत में अकारांत कहा जाता है। जैसा कि हमने पूर्व में बताया था, प्राकृत में स्वर रहित किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात हलंत व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे पढ़, पठ, संस्कृत में पठ है, लेकिन प्राकृत में पठ, ठ को फिर ढ कर देंगे तो पढ़। हस, हस में अ ला देंगे, हस, सय, गच्छ, इस प्रकार ये अकारांत धातु है। और दूसरा है स्वरांत। स्वरांत धातु कुछ ही है, जैसे ले जाता है, णी, ले जाने के लिए णी धातु का प्रयोग करते हैं, ठहरने के लिए ठा धातु का प्रयोग करते हैं, पीने के लिए पा धातु का प्रयोग करते हैं। तो ये जो स्वरांत धातु है 4-5 ही है, बाकी सारे अकारांत हैं। और सभी अकारांत में सारे, एक बार हम सारे धातुओं को याद कर लेंगे, तो उससे से क्या होगा, प्रत्यय को लगाते जाएंगे और हमारा वाक्य बनता जाएगा। फिर हम धीरे धीरे प्राकृत को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो अब है वाक्य रचना। थोड़ा सा हमें वाक्य रचना यद्यपि मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन आप थोड़ा सा और देखेंगे। जैसे पढ़ क्रिया दिया तो अहम पढ़ामी अर्थात मैं पढ़ता हूँ, अहम खेलामी मैं खेलता हूँ, अहम चलामी मैं चलता हूँ। बहुवचन में देखें, अम्हे पढ़ामो हम पढ़ते हैं, अम्हे खेलामो
हम खेलते हैं, अब मैं चला हूँ, हम चलते हैं। ये हुआ उत्तम पुरुष का। इसी को ही हम मध्यम पुरुष में बनाए, मध्यम पुरुष में बनाएंगे तो बन जाएगा तुमम पढ़सी, अर्थात तुम पढ़ते हो। तुमम खेलसी, अर्थात तुम खेलते हो। फिर तुम चलते हो, तुमम चलसी, अर्थात तुम चलते हो। इसी का बहुवचन बनाएंगे, तुम सब या तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम्हें पढ़, तुम्हें पढ़। और फिर तुम सब खेलते हो, तुम्हें खेला खेलिथा, तुम्हें खेलिथा। फिर तुम सब चलते हो, तुम्हें चलिथा, तुम्हें चलिथा। इसी का हम प्रथम पुरुष में बनाएंगे, तो प्रथम पुरुष एक वचन में सो पढ़ई, सो खेलई, सो चलई। बहुवचन में बनाएंगे तो ते चल पढ़ंती, ते खेलंती, ते चलंती। इसी का अगर हम स्त्रीलिंग में बनाएंगे, कोई स्त्री का है तो स्त्री के लिए क्या बनाएंगे, एक वचन में सा पढ़ई, सा खेलई, सा चलई। बहुवचन में सा का बहुवचन ताओ बन जाएगा, तो ताओ पढ़ंती, ताओ खेलंती, ताओ चलंती। इस प्रकार हम रूप बनाते चले जाएंगे, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इन सबको हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो इस प्रकार आपको हमने कुछ रूप में, थोड़े से रूप में प्राकृतिक भाषा को थोड़ा सा निवेदन करने का प्रयत्न किया है। मैं समझती हूँ अवश्य ही आप इस क्लास को सुन करके, इस लेक्चर को सुन करके अवश्य ही आप प्राकृत में कुछ प्रवेश कर सकेंगे। मैं फिर से एक बार आपको सारा जो हमने 5 क्लास में सुना है उसको एकदम छोटे रूप में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमने प्राकृत का सामान्य बोध किया, यानी प्राकृत में क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। इसे आपको हमेशा स्मरण रखना है कि प्राकृत में विसर्ग नहीं होता है, हलंत व्यंजन नहीं होता है, द्विवचन का प्रयोग नहीं होता है, चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है, ग और य का प्रयोग नहीं होता है स्वतंत्र रूप से, तथा प्राकृत में 8 स्वर होते हैं, 28 या 29 व्यंजन होते हैं, क्योंकि ब और व का अभेद मान लिया जाता है। और जैसा कि प्राकृत भाषा स्वर बहुल भाषा है, स्वर बहुल भाषा होने के कारण प्राकृत में व्यंजनों का प्राय लोप हो जाता है, जिसके लिए प ग च ज त द प य वाम प्राय लुप, ये सूत्र हमने आपको बताया। ये सूत्र को अगर हम याद रख लेंगे तो हमें प ग च ज त द प य व इतने व्यंजनों में से कोई भी व्यंजन हमारे शब्द में आ जाए और अनादि में हो, असंयुक्त अवस्था में हो, तो उन्हें हमें लोप कर देना है और स्वर को शेष रखना है। और कभी कभी स्वर के स्थान पर य की श्रुति भी हो जाती है, अवर्णो य श्रुति। इसी प्रकार हमने संयुक्त व्यंजन के बारे में भी पढ़ा। प्राकृत में आदि में संयुक्त व्यंजन नहीं होता है, आदि में संयुक्त व्यंजन नहीं होगा, और असंयुक्त अवस्था में नहीं, अनादि में रहे हुए संयुक्त व्यंजन होगा तो उसके 3 स्थिति होगी। या तो एक व्यंजन को लोप कर उसे द्वित्व कर दिया जाएगा, या संयुक्त व्यंजन को कोई दूसरा व्यंजन आदेश कर दिया जाएगा, तीसरा संयुक्त व्यंजन को सरल व्यंजन, स्वर का आगम करके सरल व्यंजन बना दिया जाएगा। तो ये स्वर और व्यंजन को यदि हम अच्छी तरह से समझ लें, जान लें और अवधारित कर लें, पूरी तरह से अवधारित कर लें, तो हम प्राकृत का कोई भी साहित्य, कोई भी ग्रंथ, आप आगम को पढ़ें या कुछ भी पढ़ें, जब भी आपको किसी प्रकार का कोई अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो, आप करना चाहें, तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार का ये परिवर्तन हुआ है, ये एक वचन है, ये बहुवचन है। इसलिए आपको शब्द रूप के प्रत्यय बताए, धातु रूप के प्रत्यय बताए, कैसे धातु चलते हैं, यानी क्रिया का प्रयोग कैसे होता है, शब्द का प्रयोग कैसे होता है, इन सब के बारे में हमने आपको बताया। तो मैं आशा करती हूँ कि आप निश्चित ही इस क्लास से लाभान्वित होंगे और थोड़ा प्राकृत में प्रवेश करेंगे और प्राकृत को और आगे सीखने का प्रयत्न करेंगे।
तो मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आप निश्चित ही इस कक्षा से आप लाभान्वित होकर के और आगे सीखने का प्रयत्न करेंगे। और मैंने जो कुछ भी निवेदन किया है और बोलते समय कोई भी मेरी से त्रुटि हो गई है, गलती हो गई है, तो आप निश्चित ही मुझे क्षमा करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम आरहम।